ठीक है। और अगर किसी एसिड में, जैसे अपन में कोई एसिड गिवन है, और अगर अपन उस एसिड में सपोज करते हैं, उस एसिड में ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, फिर ऐसे ही अपन लिख सकते हैं दैट इज फॉस्फोरिक एसिड लिख लेंगे, क्लोरिक एसिड लिख लेंगे, ऐसे लिख सकते हैं अपन। तो मैं इसको फॉस्फोरिक एसिड लिख सकता हूँ H3PO4, और HClO3 को मैं क्लोरिक एसिड लिखता हूँ, और ये फॉस्फोरिक एसिड है। तो मेरा मतलब ये था, देख यहाँ पर जो है ना, ये जैसे अपन ने सल्फ्यूरिक एसिड लिखा ना H2SO4, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड था, एक एसिड है। तो जो एक एसिड होता है, मैंने बीच में प्लस डाला, एक एसिड होता है ना, अगर उसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दो तो H2SO5 बनता है। तो सर ये पढ़ लिया था। ये अपन ने पढ़ लिया था, बढ़िया। यस सर। यस सर। चलेगा चलेगा। तो फिर अपन पढ़ेंगे पायरो एसिड्स को। पायरो एसिड्स क्या होता है? पायरो एसिड्स का पायरो मतलब होता है हीटिंग। पायरो मीन्स हीटिंग। तो आप क्या करोगे पायरो एसिड लिखने के लिए, जैसे मेरे पास H2SO4 है, इसको ट्वाइस करोगे, फिर आप इससे वाटर हटाओगे, मतलब हीट करके वाटर हटाओगे। तो जब ट्वाइस करेंगे ना अपन, तो इसको 2 और 2 4 हो गया, लेकिन 2 हाइड्रोजन माइनस होगा तो बचेगा क्या, H2 बचा, एक वाटर भी हटाना ना, सल्फर तो हटाया नहीं आपने, और 2 4 जा 8 होगा, लेकिन एक ऑक्सीजन हटाना है तो वो से हटा देगा। then this is called sulfuric acid, and this is called pyrosulfuric acid। ठीक है ना। तो अपन क्या उसमें क्या है, फिर तो आप सबको बना देते हैं, अभी बना देता हूँ। ये देखो, आप मुझसे कहोगे H3PO4 है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, हीट करके माइनस H2O कर देता हूँ, बनाओ क्या बनेगा, H4PO7। सर वो उधर सल्फर तो 2 थे ना। हाँ सर P2 सॉरी। सर माइक बंद है आपका। हाँ। तो ट्वाइस ऑफ H3PO4 है, माइनस H2O लिया ना अपन ने, तो H4P2O7 बचेगा। अब ठीक है, तो अपन कहेंगे इसका मतलब जो नॉर्मल एसिड होते हैं, नॉर्मल एसिड होते हैं, जैसे ये H2SO3 है, तो H2SO3 में तो सर आपने एक हाइड्रोजन, मतलब H2SO3, तो ये तो एक एसिड था, तो ये तो अस एसिड होता है, सल्फ्यूरस। तो इसको हीट कर लो ट्वाइस करके, और H2 हटा दो, तो ये पायरोसल्फ्यूरस एसिड हो जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, कर लेंगे अपन। तो अपन कहेंगे अगर सर मान लो मैं ऐसे कर दूं तो क्या प्रॉब्लम है, अगर मेरे पास H2SO, इसी को हीट कर दूंगा तो क्या प्रॉब्लम है, लिख देता हूँ वाटर हटा देता हूँ, तो भी तो हो सकता है। ये भी तो वही है, वाटर हटाया आपने एक, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। तो अपन कहेंगे अगर आप ट्वाइस करके वाटर हटाओगे तो पायरो वर्ड लगेगा, लेकिन अगर आप नॉर्मल एसिड से ही हटा दोगे वाटर ट्वाइस किए बगैर, तो फिर मैं एनहाइड्रस सल्फ्यूरिक एसिड वर्ड यूज करूंगा। एनहाइड्रस मतलब सल्फ्यूरिक एसिड विदाउट वाटर।
मतलब ये SO3 जो है, अगर पानी डालो तो नॉर्मल एसिड बनता है। ये नॉर्मल एसिड का ट्वाइस करके वाटर नहीं हटाया, ये अपन ने सिर्फ H2SO4 से वाटर हटाया। Then we call it as a anhydrous sulfuric acid। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, फिर मेरे पास H2CO3 है, 2 हाइड्रोजन है, हीट किया, वाटर निकाल दिया, तो अब मैं CO2 बनेगा मेरे पास। हाँ, तो लिखो एनहाइड्रस कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ये एनहाइड्रस का, ये कार्बोनिक एसिड था। ओके, तो दोनों में डिफरेंस पता चल गया। नॉर्मल एसिड से अगर डायरेक्टली वाटर हटा दो तो एनहाइड्रस वर्ड यूज होता है, और अगर जो नॉर्मल एसिड है उसमें ट्वाइस करो फिर वाटर हटाओ तो फिर पायरो वर्ड यूज होता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, फिर आप मुझे मेटा वर्ड्स यूज करो, मेटा एसिड्स। टू यूज मेटा वर्ड, मेटा वर्ड, the anion in the molecule, in the molecule must have valency equal to -3, मतलब must have valency at least -3, at least -3, मतलब इतना तो मिनिमम होना चाहिए, at least -3। जैसे मेरे पास ये है PO4 3 नेगेटिव, ये फॉस्फेट है, इससे आप रिमूव कर दो, रिमूव 1 ऑक्सीजन एटम, तो ये जो बनेगा PO3 3 यहाँ पे नेगेटिव। तुम्हारा स्टेशनरी बहुत आ गया, आगे समझ देना। अनुष्का, फिर तुम लोग घर में लड़ते हो ना मम्मी से या जो भी है, कम से कम सबको तो मत सुनाओ, बाहर बेइज्जती तो मत करो। मेटाफॉस्फेट, ठीक है, ये मेटाफॉस्फेट है। तो अपन कहेंगे सर ठीक है, आपने ऑक्सीजन एटम रिमूव करना है ना, मुझे चार्ज में कोई चेंज नहीं है, ठीक है, तो ये मेटाफॉस्फेट है। मतलब अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूंगा तो दिस इज सोडियम फॉस्फेट, दिस इज सोडियम मेटाफॉस्फेट। यहाँ पर अपन, एक मिनट रुकना भाई, ऑक्सीजन एटम नहीं, ऑक्सीजन -2 करना था, वो ऐसे चिल्ला दिया ना, ऑक्सीजन -2 हटा दिया। तो देख भाई, अगर अपने पास PO4 पे 3 नेगेटिव चार्ज है, अगर 2 माइनस भी गए और एक ऑक्सीजन भी गया, एक ऑक्सीजन भी गया और 2 माइनस भी गए उसके साथ, तो ऑक्साइड आयन रिमूव करना था। तो अपने पास जो बचेगा वो मेटाफॉस्फेट है, ये मेटाफॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट, ये सोडियम मेटाफॉस्फेट, मेटाफॉस्फेट, ये बन जाएगा। अब ऐसा जरूरी नहीं कि मुझे सोडियम ही, एनाइन के लिए सोडियम ही डालना, आप हाइड्रोजन भी डाल सकते हो। अगर हाइड्रोजन डालोगे तो हाइड्रोजन मेटाफॉस्फेट बोल दोगे, और क्या। BO3 जो सर आप म्यूट हो। तो अपन हाँ यार, वो आवाज आ रही थी ना, तो विंडो बंद करने के लिए बोल रहा था, इसलिए म्यूट किया था हमने। तो अपन क्या करेंगे, ये बोरेट आयन है, तो इसमें से ऑक्सीजन एटम अपन O-2 रिमूव करते हैं, तो ये मेटाबोरेट आयन आ जाएगा, ये मेटाबोरेट ऐसा हो जाएगा।
मतलब एटलीस्ट 3 चार्ज तो होने चाहिए। तो अपन कहेंगे सर एक बार बताओ, इसमें ठीक है अपन सोडियम बोरेट लिख लेंगे, सोडियम मेटाबोरेट लिख लेंगे, चले। अगर O-2 की जगह सिर्फ ऑक्सीजन रिमूव करें तो नहीं चलेगा, चलेगा ना, मेटाबोर्ड नहीं यूज कर पाऊंगा। इफ in place of O-2, we remove only oxygen atom, but not the charge, but not charge. Then charge नहीं, सिर्फ oxidized. Then the name becomes ite in place of 8. अब इधर इधर भी 8 था, इधर भी 8 था, तो अब देखते हैं क्या होने वाला। दूसरा पेज पे चलता है। अगर अपन ने चार्ज रिमूव ना करें, जैसे अभी लिखा ना मैंने PO4 3 नेगेटिव और PO3 उसमें भी 3 नेगेटिव, अगर सिर्फ ऑक्सीजन एटम रिमूव करते हैं तो ये फॉस्फेट से फॉस्फाइड बन जाता है। चल बनाते हैं दूसरे पेज पे, इसको लिखो फिर देखते हैं 8 to 8 कैसे लिखेंगे, है ना। फॉस्फेट को फॉस्फाइड कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन इस पे ना -3 चार्ज होना कंपलसरी है आयन पे, एक बात ध्यान रखना, ये पूरे आयंस पे -3 चार्ज होना जरूरी है। और एक ऑक्सीजन माइनस रिमूव ऐसे रिमूव होगा तो फिर एक ही चार्ज बचेगा उसके पास। अब इसके पास अगर चार्ज ही नहीं बचा तो फिर उसका 8 नहीं बन सकता। 8 में आपको चार्ज तो लिखना ही पड़ेगा एटलीस्ट 1, इसलिए मैंने कहा था वैलेंसी एटलीस्ट 3 तो होना ही चाहिए, तभी कम से कम एक चार्ज तो बचना चाहिए ना। अब अपन एग्जांपल, वेट सर। लिखा नहीं था तुमने अब तक? नहीं सर। यार बहुत देर हो गई फिर भी नहीं लिखा तुमने, क्या बात है? क्यों? सर सुनना और लिखना एक साथ नहीं हो सकता सर, बहुत मुश्किल है। यस सर। लिखो लिखो, या फिर ये नोट्स तो मैं भेज ही देता हूँ ना, क्यों? यस हाँ सर। सर, यूट्यूब में तो मिलता ही है, हाँ नहीं, उधर से यूट्यूब में कॉपी कर। नोट्स तो मैं भेज ही देता हूँ, तो लिखते रहो साथ में, है ना, लिखते रहते हैं साथ में। सर लास्ट क्लास का वीडियो भी अपलोड नहीं हुआ था शायद। ऐसे कैसे हो सकता है? सारे अपलोड करता हूँ मैं रात को ही बैठ के, उसी दिन जिस दिन अपन वो करते हैं ना लेक्चर, अभी जैसे रात को बैठ के ना 11 बजे के आसपास सारे करता हूँ अपलोड, रात को 11 बजे तक सारे सर अपलोड करता हूँ। हाँ बोलो। अनअवेलेबल लिख रहा था। अच्छा चल देख लूंगा मैं, अभी तू याद दिला देना, अगर नहीं है तो मैं कर दूंगा, ठीक है। हाँ सर। चलो हाँ सर। नहीं। अब देखो तुम सबको पता है ये है सल्फेट और ये है सल्फाइड, ये सल्फाइड, ये सल्फेट है 8 और ये है सल्फाइड, क्योंकि आपने रिमूव किया O एटम, आपने O माइनस टू रिमूव नहीं किया, O एटम रिमूव किया बस, ऑक्साइड आयन रिमूव नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही ऊपर लिखेंगे भाई, ये है अपने पास नाइट्रेट और ये मेरे पास नाइट्राइट, ये 8 है, ये 8, ठीक है। ये
PbO2 O3 2 नेगेटिव है, तो ये 8 है, प्लम्बेट बोलते हैं अपन इसको। और ये है प्लम्बाइट। प्लम्बाइट ये आइट है, ये स्टेनेट है। सर वो प्लम लिखा है। हाँ प्लम्बेट है ये। अब प्लम लिख लेना ना, मतलब पूरा लिखेंगे तो नाम याद करेंगे ना, आइट लिखेंगे तो अपन को पता है आपने 8 को आइट में कन्वर्ट किया, लिख लेना अपने आप ये वाला। ये स्टेनेट है, क्योंकि एक बार नाम तो याद रहे, 8 लिखोगे तो ये है क्या बता तो दूं, तो एक तो कम से कम नाम लिखो। ये तो नाइट्रेट चलो कॉमन है, अपन सबको पता है, ये तो लिख दो आप है क्या, ये स्टेनेट, तो ये स्टेनाइट, ये स्टेनाइट। ऐसे बन सकते हैं, ठीक है, लिख लेंगे अपने आप। अब आप कोई भी बोलो, हम अपने आप ही लिखते रहेंगे। बोरेट, बोराइट, फॉस्फेट, फॉस्फाइट, बाकी अपन को पता है। तो 8 और 8 अपन को पता चल गया कैसे लिखते हैं। फिर अपन नेम ऑफ कुछ एनाइंस और लिख लेते हैं। नेमिंग ऑफ सम कॉमन एनाइंस, जो अपन तो जनरली एग्जाम में पूछ लेता है। थोड़ा सा लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखने वाले था। जैसे अपन लिखेंगे CrO4 2 नेगेटिव, इसको कहते हैं अपन क्रोमेटाइड। और अगर अपन इसे लिखेंगे Cr2O7 2 नेगेटिव, तो ये होता है डाइक्रोमेट, मतलब 2 क्रोमियम है, डाइक्रोमेटाइड। और अगर अपन लिखेंगे MnO4, अब इनके साथ कैटाइन अपन कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने सोडियम लिखा, तो आप लिखोगे, अब कैटाइन इसमें एनाइन 2 है ना, तो Na2 ऐसे लिखेंगे, Na2CrO4, मतलब ये इसका नाम हो गया सोडियम क्रोमेट। और अगर इसमें 2 सोडियम लगेंगे तो सोडियम डाइक्रोमेट, इस टाइप से लिखेंगे, तो अपन सिर्फ एनाइन। सर तो ऐसे ही सोडियम क्रोमाइट भी होगा ना। और क्या, बाद में 8 जो है उसको 8 बनाना अपन को आता है, कैसे बनाते हैं 8 बता दो, आप बाकी हम अपने आप कर लेंगे। इसको कहते हैं अपन परमैंगनेट। और इसको अपन कहते हैं मैंगनाइट। ये मैंगनेट। फिर कुछ कॉमन नेम लाइक जैसे ऑक्सलेट है, सल्फेट है, मेरे पास तो सल्फेट था SO4 2 नेगेटिव, एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया मैंने सल्फर से, तो क्या होगा, अपन कहेंगे कुछ नहीं, SO3 2 नेगेटिव और एक सल्फर भी है उसमें। तो ये सल्फर जो होता है वो थायो होता है, सल्फर का नाम दूसरा नाम थायो भी होता है, तो अपन इसको थायो सल्फेट लिखते हैं। ये ऑक्सीडेट है। NH2 माइनस, एक और प्रोटॉन हटाया तो 2 माइनस,
एक और प्रोटॉन हटाया तो 3 माइनस, 3 माइनस को ऐसे लिखते हैं N3 माइनस। इधर नाइट्रोजन पे 3 नेगेटिव चार्ज है, इधर 3 नाइट्रोजन पे -1 चार्ज। सर ई नहीं समझा कौन सा 3? सर, ये ई पार्ट। अभी समझाइए कहाँ है, देखते हैं ना। सर वो थायोसल्फाइड नहीं होगा? नहीं था, ये सल्फेट है तो वो भी सल्फेट, रिप्लेस किया ना, हटाया थोड़ी। NH2 माइनस को अपन कहते हैं अमाइड, और NH-2 को कहते हैं अपन इमाइड। नाइट्रोजन का वैलेंसी -3 होता है तो अपन कहते हैं नाइट्राइड। जैसे ऑक्साइड होता है ना -2, ऐसे नाइट्राइड होता है। और अगर इसी को अपन ऐसे लिखें तो इसको कहते हैं अपन एजाइड। ये एजाइड एसिडिक होता है, मतलब एक अगर अपन ऐसे लिखें ना, दिस इज हाइड्रोजोइक एसिड, इट्स अ वीक एसिड, लेकिन ये एसिड होता है। जैसे HF होता है, HCl होता है, HBr होता है, दिस इज एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड। इसके अलावा OH माइनस आइन अपन सबको पता है, हाइड्रोक्साइड। बाकी मुझे वो सब नहीं चाहिए, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड नहीं चाहिए, सब अपन को पता है। हाँ ऐसे होता है, माइनस है और C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो इसको कहते हैं अपन साइनेट। और अगर इसको सल्फर से रिप्लेस किया जाए, ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस किया जाए, तो उसमें क्या है, थायो वर्ड लगाओ। अभी तो बताया था आपने, सल्फेट लिख के, ये थायोसल्फेट। सर वो थायोसाइनेट नहीं होगा? थायोसाइनेट नहीं होगा, थायोसल्फेट के लिए, तो थायोसल्फेट की वजह से अपन को पता है ये ऑक्सीजन रिप्लेस होगा तो थायो वर्ड आएगा, बट सल्फेट नहीं होगा, साइनेट होगा। पहले ही साइनेट था ना, बिल्कुल होगा, गलत लिखा था मैंने, तो अपन ऐसे लिख देंगे। अब और कोई एनाइन में, अब ऐसे नहीं लिखने अपन को, पहले अपन लिख चुके हैं वो साइनाइड वगैरह ऐसे, साइनाइड वो सब अपन लिख चुके हैं, नहीं चाहिए। हाइड्राइड भी अपन लिख चुके हैं। बस काफी, ठीक है ना। ये थोड़े से एनाइन्स अपन याद कर लेंगे, मोस्टली जो यूज होंगे ना अभी, जो अपन को मोस्टली चाहिए वो ये वाले चाहिए, बाकी तो मैं आपको याद करवा लूंगा। बाकी थोड़ा एसिटेट वगैरह भी ध्यान रखो, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटेट। तो these are some of the anions we can write. ये कुछ anions है। ये आपका चैप्टर BINB खत्म। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, अब कुछ है तो देखते हैं, नहीं तो खत्म। कुछ और है क्या ना, बस आपका BIN, पता BIN का सेपरेट शीट दिया था इस बार, बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर, जैसे सेपरेट शीट उसमें है ना। तो हो गया, फिर अपन आगे बढ़े। यस सर।
ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे नया चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में अपन पढ़ेंगे atoms forms bond to complete their octet. Because no single isolated atoms which have incomplete octet are unstable. They are unstable. Non-stable होता है। The formation of bond of atom with its own atom or with different atom to complete their octet, is an exothermic phenomenon. Obviously, formation of bond is always exothermic phenomena. And that's why they form bond. सर द फॉर्मेशन के बाद क्या लिखा है सेकंड लाइन में? Of a bond, the formation of bond with the formation of वो bond लाइन डबल हो गई लगता है। दो बार हो गया, मुझे लगा, मुझे भी ऐसा लगा। ऑफ विथ एटम ऑफ विथ। हाँ, कुछ गड़बड़ हो गया ना। So the formation of bond with एक मिनट रुकना, the formation of bond of atom with its own atom, ठीक है। तो एटम होता है वो अपने एटम अपने टाइप के एटम ऑफ बॉन्ड, द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड, पता नहीं तो सेंटेंस क्यों ऐसा हो गया। हाँ, दो एटम्स चलेगा ना यार, उतना इतना अगर वो करूंगा ना, द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड ऑफ एटम्स with its own type of atom or with different type of atom to complete their octet is exothermic phenomenon. So कोई भी एटम अपने टाइप से भी बॉन्ड बना सकता है, जैसे अपन कहेंगे हाइड्रोजन will combine with hydrogen to form a H2 molecule, या ऑक्सीजन एटम will combine to form a oxygen molecule, या हाइड्रोजन will combine with Cl atom to form a HCl molecule, like that we are talking about. ठीक है ना, दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन करके अपना डिप्लेट कंप्लीट कर लेंगे। इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन आ गए, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोनों चाहते हैं हमारे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे। इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लाइक दैट वन फॉर्मेशन। तो इट्स एक्सोथर्मिक फिनोमेना। अगर अपन चेक करें इसको, एक्सोथर्मिक फिनोमेना अगर चेक करेंगे तो we can write like this.
तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 लिखने वाले हैं अपन, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ नेगेटिव होगा, वहां पॉजिटिव होगा, 0 है। यहाँ मैं डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स, डिस्टेंस बिटवीन द एटम लिखने वाला हूं। अभी कोई भी दो फ्रीली मूविंग एटम है ना, दो फ्रीली मूविंग एटम होगा, अगर उनमें रिपल्शन है तो एनर्जी बढ़ेगा, और अगर उनमें अट्रैक्शन है तो एनर्जी कम होगा। मेरे पास दो हाइड्रोजन एटम है, नो रिपल्शन नो अट्रैक्शन, देन एनर्जी विल बी 0। ये लिखा हुआ है एनर्जी 0। तो मेरे पास दो हाइड्रोजन एटम है, दोनों अगर फ्री है, एक दूसरे में कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो दोनों का एनर्जी 0 होगा। इन हाइड्रोजन एटम को मैं पास लेके आऊंगा, इसको इसके पास लेके आऊंगा, तो इसमें अट्रैक्शन शुरू होगा, क्योंकि दोनों ही अनस्टेबल होंगे, दोनों फ्रीली मूव कर रहे होंगे, लेकिन दोनों ही अनस्टेबल होंगे, एनर्जी 0। जब पास लेके आऊंगा तो उनमें अट्रैक्शन शुरू होगा, अट्रैक्शन होगा तभी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अट्रैक्शन होगा तो अट्रैक्शन के लिए तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, तो जैसे ही उनमें अट्रैक्शन शुरू होगा ना, एनर्जी उनकी 0 से कम होना शुरू हो जाएगा। सो यहाँ से वो फ्री एटम्स थे, स्ट्रेट लाइन में आए, उनमें अट्रैक्शन शुरू नहीं हुआ, एक पॉइंट पे आके अपन ने कहा उसमें अट्रैक्शन शुरू हो गया। अट्रैक्शन शुरू होगा तो एनर्जी कम होती जाएगी और उनके बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा, एनर्जी कम होती गई, डिस्टेंस कम होता गया, और एक मोमेंट पे आके उनमें एनर्जी मिनिमम आ जाएगी, और फिर उसके बाद अगर आप पास लेके जाओगे तो रिपल्शन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन कहेंगे कि इसमें बहुत पास आने के बाद इनमें अट्रैक्शन स्टार्ट्स, यहाँ से एनर्जी कम हुई मतलब अट्रैक्शन शुरू हो गया, और ये वो एनर्जी होगी अपन कहेंगे मिनिमम एनर्जी, जिसपे ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस, एक दूसरे से क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे आ जाएंगे, और ये वो डिस्टेंस होता है जब इन पे इनमें अपन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब बॉन्ड फॉर्म हो गया, तो ये वो डिस्टेंस है जब इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इनका बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करूंगा मैं। तो अगर मैं इसमें डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा तो दो हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होता है, वैसे अपन को पता है था इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू हाइड्रोजन एटम 0.74 एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है। तो ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस ऑफ मिनिमम अप्रोच, दो एटम हैं, ये इससे ज्यादा क्लोज नहीं आ सकते, और जब दो एटम मैक्सिमम क्लोज आ जाते हैं तब अपन कैलकुलेट करते हैं उनके बॉन्ड लेंथ, तो वो मैक्सिमम क्लोज आ गए। उससे ज्यादा पास लेके जाओगे तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। किसी भी अपन कोई बॉल वगैरह या चॉक है, चॉक में मैक्सिमम अट्रैक्शन हो गया, अगर आप उसे जोर से प्रेस करोगे तो वो रिपल्शन की वजह से टूट जाएगा, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज लाइक दैट कि भाई उसमें मैक्सिमम पैकिंग है, मैक्सिमम बॉन्ड या मिनिमम एनर्जी आ जाएगा। भाई इस जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी लिबरेट होगा। हाइड्रोजन का बॉन्ड एनर्जी होता है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 436 किलो जूल्स पर मोल चाहिए, इतना एनर्जी चाहिए होता है। तो ठीक है, मतलब यहाँ से एनर्जी पहले 0 था, फिर डिक्रीज होता गया होता गया होता गया होता गया, तो एनर्जी इतना एनर्जी लिबरेट हुआ, डेल्टा एच जो होगा दैट विल बी 436 एनर्जी। सो बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक फिनोमेना, इसलिए, और अगर किसी की एनर्जी कम होती है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ये अपन को अच्छे से पता है। तो यहाँ पर अपन तो यही बताएंगे कि भाई आपने हमें बस ये बताया है कि आइसोलेटेड एटम अनस्टेबल होते हैं, इसलिए वो बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि बॉन्ड बनाने से एनर्जी लिबरेट होती है, एनर्जी लिबरेट होगी तो उनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी एटम्स की। बस आपने यही बताया, बाकी कुछ नहीं, मुझे कोई डाटा से मतलब नहीं। पॉजिटिव जा रहा है वो किस चीज का सिग्निफिकेंस है? ये पॉजिटिव जा रहा है मतलब रिपल्शन हो रहा है। भाई जैसे चॉक को अपन प्रेस करते हैं ना, तो रिपेल करके पार्टिकल पाउडर में चले जाते हैं, तो वो रिपल्शन की वजह से दूर चले जाते हैं। या फिर ऐसे भी हो सकता है जब ये दोनों आपस में अप्रोच कर रहे थे तो दोनों के इलेक्ट्रॉन ही पैरेलल थे, तो वो रिपल्शन हो जाएगा। जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे होना चाहिए, एक का इलेक्ट्रॉन ऐसे, दूसरे का इलेक्ट्रॉन ऐसे, तभी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, नहीं तो नहीं। तो अभी तो अपन रिपल्शन की बात ही क्यों करेंगे यार, पहले अपन अट्रैक्शन की बात तो कर लें, तो रिपल्शन की बात करना, पहले बॉन्ड फॉर्मेशन की तो बात कर लें, तो है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करें, क्योंकि भाई बॉन्डिंग में पहले बॉन्ड फॉर्मेशन की बात तो कर लें।
बाद में फिर आप जो मर्जी चाहे बताते रहना। अभी तो अपन कॉन्फर्मेशन की बात करेंगे। अब टाइप्स ऑफ बॉन्ड देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स अगर अपन चेक करेंगे ना, तो एक तो होगा आयनिक और इलेक्ट्रोवायलेंट। अपन लिखते हैं आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवायलेंट। आयनिक और इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड में क्या होता है? ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। अगर एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल है तो हमेशा आयनिक बॉन्ड ही बनेगा। कोवेलेंट बॉन्ड ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल नॉन मेटल्स। ऑलवेज फॉर्म्ड, अगर कोई भी दो नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनाओगे वो हमेशा कोवेलेंट ही होगा बिटवीन नॉन मेटल्स। अब इसमें ही अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अपन डॉट बॉन्ड भी बोलते हैं इसको। इट इज अ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑफ कोऑर्डिनेट बिटवीन नॉन। अब टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है तो बिटवीन नॉन मेटल्स भी बन सकता है, मेटल और नॉन मेटल भी बन सकता है, लाइक दैट। वो उसके टाइप्स अपन देखेंगे, इसके बारे में आपको भी थोड़ा कम ही पता होगा। फिर हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी होंगे और वन डबल बॉन्ड्स भी होंगे, तो वो अपन देखेंगे। पहले मेटेलिक बॉन्ड्स लिख लें अपन, मेटेलिक बॉन्ड्स। बाकी और जो बॉन्ड बनाएंगे वो यहाँ नहीं लिख रहा है। मेटेलिक बॉन्ड्स ऑब्वियसली बात है बिटवीन मेटल बनाओगे इन मेटल्स। सो मेटल्स में अपन मेटेलिक बॉन्ड और भी बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन यहाँ नहीं लिख रहे। हम शुरू करते हैं कि आयनिक बॉन्ड कहाँ से कैसे बनते हैं वो देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे अपन और आयनिक बॉन्ड शुरू करते हैं केमिकल बॉन्डिंग में फॉर्मेशन। 1 minute. ठीक है। Done, sir. अब अपन आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड तो अपन इसको ना पॉइंट्स में लिख लेते हैं। इसको अपन पॉइंट्स में लिख लेते हैं। तो अपन कहेंगे देखो भाई, इट इज फॉर्म्ड when electron is transferred from metal to non-metal, metal to non-metal, non-metal। मतलब अपन लिखेंगे हमारे पास सोडियम है 281 होता है और Cl है 287 होता है। तो अपन इसका ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें ट्रांसफर करेंगे तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, Na पॉजिटिव बनेगा, और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, Cl माइनस बनेगा। बॉन्डिंग ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम द वैलेंस शेल ओनली। एक बात को ध्यान रखना, बॉन्डिंग फिनोमेना occurs only with valence electron, take place only with valence electron। So bonding जो होता है वो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में होता है। इनर्शियल इलेक्ट्रॉन कभी बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करते। सो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है मेटल से नॉन मेटल में तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। तो मेटल के पास लो आयनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होना चाहिए और इसको इलेक्ट्रॉन देना इजी होना चाहिए, तो आयनिक बॉन्ड इजीली फॉर्म हो जाएगा। मेटल मस्ट हैव
अगर मुझे अच्छा आयनिक बॉन्ड बनाना है तो मेटल मस्ट हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी, and non-metal must have high electron affinity, must have high electron affinity. इसका electron affinity ज़्यादा होना चाहिए. So obviously we'll get that Na positive बन जाएगा और Cl minus साइन होगा, तो ये 2,8 है और ये 2,8,8 होगा. That is how we get. Ionic bond is the electrostatic attraction between the cations and ions. Electrostatic attraction between cations and ions. Cation and anion. मतलब आप coulombic force of attraction की बात कर रहे हैं. Force of attraction is directly proportional to Q1, Q2, the charges on the ions divided by the R square. Right? And the energy released in bond formation. So there is an electrostatic attraction between the bond formation. And the energy released is the energy released. Exchange देख लेता हूं. Potential energy. The potential energy is directly proportional to that is Q1, Q2 divided by R, the distance between them. So जो bond होता है यहाँ कोई electron नहीं होते, but there is a attraction between this cation and the anion. This attraction is called ionic bond. जो cation and anion का attraction होता है. Ionic molecule do not exist as single entity. मतलब एक NaCl जैसे एग्जिस्ट नहीं कर सकता सोडियम क्लोराइड या कोई भी आयनिक मॉलिक्यूल, because the cations and anions exist in large network. So in which cation is surrounded by anion, surrounded by anions, and vice versa. And vice versa. The cation is surrounded by anions and vice versa. For example, if we take in NaCl, each sodium ion is surrounded by 6 Cl ions, and each Cl minus by 6 sodium ions. वो surrounded. That is how they exist. मतलब we can write like this कि भाई हमारे पास सोडियम है तो इसमें Cl ऐसे सराउंडेड होता है. Sodium is equally attracted by Cl minus, 6 Cl minus. ऐसे octahedral type दिख रहा होगा आपको. And similarly, each Cl minus is surrounded by the sodium ion.
वो नहीं भी बनाएंगे तब भी चलेगा, अपन सेपरेट बना लेंगे तब भी चलेगा। मतलब यहाँ पर सी लिख लो, बाकी सोडियम लिख दो, क्या फर्क पड़ेगा। नहीं। लेकिन अपन आयनिक कंपाउंड को सिंगल एंटिटी जैसे एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई अपन से बोले ना भाई NaCl, अपन मॉलिक्यूलर मास तो कैलकुलेट कर सकते हैं NaCl का 58.5, लेकिन बस ऐसे नहीं कहेंगे अपन सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ NaCl। सोडियम आयन सराउंडेड, मतलब अगर मुझे सोडियम और क्लोराइड को, एक सोडियम को निकालना है तो मुझे 6 अट्रैक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा, और अगर मुझे एक क्लोराइड को निकालना है तो उसके सराउंडिंग में जो 6 Cl सोडियम आयन होंगे उनको हटाना पड़ेगा। Like that. सर 6 क्यों? और 6 क्यों, 7 क्यों नहीं? वो उनका स्ट्रक्चर रहता है सोडियम क्लोराइड का, सॉल्ट है ना, रॉक सॉल्ट। अब तो 28 टाइप्स ऑफ सॉलिड के स्ट्रक्चर हो सकते हैं यूनिवर्स में, तो सब थोड़ी पढ़ेंगे, है ना। अपन को जो पता, जो अपने सिलेबस, अब बाद में सॉलिड स्टेट पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट ईयर, तो उसमें रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर अपने सिलेबस में ही होता है, तो पढ़ लेंगे अपन, है ना। तो अभी तो मतलब ये तो एक्चुअली ये छोटे क्लास के बुक्स में भी गिवन है, इसलिए मैंने उसका आंसर ले लिया, उस एग्जाम्पल को ले लिया, बाकी छोटे क्लास में गिवन नहीं होते। नमक है ना, नमक का एग्जाम्पल काफी होता है छोटे क्लास में, इसलिए मैंने ले लिया। तो वो मतलब उसका स्ट्रक्चर ही ऐसे मैं कहता हूँ। अब तुम पूछो मुझसे कि भाई नहीं नहीं वो आइस का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल ही क्यों होता है, होता है तो होता है, क्या करें। तो ठीक है, द एनर्जी एक्सचेंज information of ionic bond ठीक है, ionic bond। so इधर मुझे एक सेंटेंस भी लिखना था, so the ionic bonds are non-directional in nature। non-directional bonds, नॉन डायरेक्शनल का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि एक एटम का इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही एटम की तरफ शिफ्टेड होगा। तो अगर किसी एटम का इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ शिफ्टेड होगा तो अपन उसको कहते हैं डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, वेक्टर मूवमेंट। अब इधर एक ही तरफ शिफ्टेड थोड़ी है, वो तो इक्वली अट्रैक्टेड है ऑल डायरेक्शन में। द बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब इससे बहुत सारे एनाइन सब सराउंडेड होंगे, इससे बहुत सारे कैटाइन होंगे, तो डायरेक्शनल नहीं होगा। HCl में ऐसे नहीं होगा कि बहुत सारे Cl ऐसे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सो दिस बॉन्ड्स आर जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, HCl इज द बॉन्ड बिटवीन द टू नॉन मेटल्स ना, HCl में वो कोवेलेंट था, ये आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड में मेटल होता है और नॉन मेटल होता है। तो ये अपन से पूछ लेते हैं कभी कभी कि bonds are, which of the following bonds are non-directional in nature? The exchange of energy in formation of ionic bond can be calculated by Bonn-Neber cycle। अपन Bonn-Neber cycle से कैलकुलेट करके बता सकते हैं the energy involved in formation of ionic compound, वो अपन Bonn-Neber cycle से बता सकते हैं। ठीक है, the energy involved in formation of ionic bond, the energies involved in formation of ionic bond, information of ionic bond, वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, Bonn-Neber साइकिल लिखते हैं एक बार, क्योंकि ये थोड़ा टाइम भी लेगा अपना। Bonn-Neber साइकिल
ठीक है, तो आगे चलते हैं। बॉन्ड नेबर साइकिल लेते हैं 6। Sector for formation of ionic of molecules और compounds, कुछ भी हो सकता है। तो एग्जांपल ले लेते हैं अपन, एक फॉर्मेशन ऑफ NaCl ले लेते हैं, ऑफ NaCl। तो फॉर्मेशन ऑफ NaCl में व्हाट वी कैन राइट एज सोडियम ले लेते हैं और उसको Cl2 से रिएक्ट करवा देते हैं, गैसियस स्टेट में होगा। हाफ Cl2 ले लेते हैं क्योंकि एक ही Cl चाहिए, NaCl इन सॉलिड स्टेट, और इसमें एनर्जी लिबरेट करेगा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो अपन डेल्टा H लिख सकते हैं। डेल्टा H जो एनर्जी लिबरेट होगा वो नेगेटिव होगा, दैट इज, और ये जो डेल्टा H होगा उसको कहते हैं डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन। डेल्टा H नॉट इज डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एनर्जी एक्सचेंज इन, ये अपन लिख लेंगे अभी सेपरेटली, पहले अपन इसको देख लेते हैं। जब अपन NaCl बनाएंगे ना, तो पहले अपन सोडियम को सोडियम आयन में कन्वर्ट करते हैं। सोडियम को सोडियम आयन में कन्वर्ट करने के लिए पहले सॉलिड से गैस में सब्लिमाइज करो, और आयन में कन्वर्ट करने के लिए आपको सोडियम आयन लिखना पड़ेगा गैसियस स्टेट में, और यहाँ से भी आपको Cl2 को पहले Cl गैसियस आयन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे Cl गैसियस आयन में कन्वर्ट करने के लिए काफी कुछ यूज करना पड़ेगा। फिर ये दोनों कंबाइन करके अपन बनाते हैं NaCl। तो अगर अपन चेक करेंगे तो अपन बता सकते हैं कि देखो यहाँ पर सॉलिड से गैस में कन्वर्ट किया, मतलब मैं इसको सब्लिमेशन बोल सकता हूँ। हम सबको पता है व्हाट इज सब्लिमेशन। और आपने गैसेस एटम को गैसियस आयन में कन्वर्ट किया तो आपने आयनाइजेशन एनर्जी यूज किया। आपने Cl2 को ब्रेक करके Cl में कन्वर्ट किया तो आपने बॉन्ड एनर्जी कन्वर्ट किया। और फिर आपने Cl गैसियस एटम को Cl माइनस में कन्वर्ट किया, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रही है। And when the two gaseous ions combines to form a molecule, and that is called lattice energy. Lattice energy is the energy liberated when the two gaseous ions combine to form a one mole of molecule. That is lattice energy. ठीक है, तो यहाँ पर जो अपन एंथैल्पी के फॉर्मूला में लिख सकते हैं, भाई यहाँ पर जो आपने एनर्जी यूज किया उसको डेल्टा H1 लिख लेते हैं। यहाँ पर जो आपने एनर्जी यूज किया टू गेट आयनाइज्ड उसको डेल्टा H2 लिख लेते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी यूज किया आपने बॉन्ड ब्रेक करने के लिए वो डेल्टा H3 है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसको डेल्टा H4 लिख लेता हूँ, और जो लैटिस एनर्जी है उसको मैं डेल्टा एंथैल्पी के फॉर्म में डेल्टा H5 लिख लेता हूँ। डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 प्लस डेल्टा H5 इज इक्वल टू डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन। वैसे अपन को पता है कि जब आपने डेल्टा H1 लिखा होगा तो सब्लिमेशन में तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, इट्स एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये वाला प्रोसेस तो एंडोथर्मिक होगा। आयनाइज करूंगा तो डेल्टा H2 इज आयनाइजेशन एनर्जी, देन दिस इज आल्सो एंडोथर्मिक। इसमें एनर्जी देना पड़ेगा मुझे आयनाइज करने के लिए। डेल्टा H2 में H3 में मुझे बॉन्ड ब्रेक करना पड़ा। फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज एक्सोथर्मिक, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज एंडोथर्मिक। Cl in gaseous state to Cl minus n, it is exothermic phenomena. This is also exothermic phenomena.
क्योंकि गैस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है ना ये, तो तब तो एक्सोथर्मिक ही होगा। और इन सब का जो सम होता है वो लेस देन 0 है, तो अपन लिख सकते हैं। आपने बताया डेल्टा एच फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक। अब इसमें अपन एक बार एनर्जी लिख लेते हैं, मतलब जो एंथैल्पी आपने यूज किया ना ये सब, तो ये एक बार अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वो क्या होता है वो देख लेते हैं। डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन और आयनाइजेशन एनर्जी बताने की जरूरत नहीं, वो हमें पता है पहले से, पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है द एनर्जी एक्सचेंज in the process when 1 mole of any compound is formed। जैसे अपन ने यहाँ पर NaCl को 1 mole NaCl फॉर्म किया, so 1 mole of any compound is formed from its element in their elemental state। अब एलिमेंट लिखा था तो एलिमेंटल स्टेट को लिखने की जरूरत क्या थी भाई? एलिमेंट्स अपन को पता है जैसे वो एग्जिस्ट करते हैं। एलिमेंटल स्टेट मैंने इसलिए लिखा कि अगर किसी का एलोट्रोप है तो उसका एलिमेंटल स्टेट वो स्टेट होता है जिसमें उसका डेल्टा एच फॉर्मेशन 0 होता है, मैक्सिमम स्टेबल स्टेट अपन कहते हैं एलिमेंटल स्टेट। एग्जांपल लेके देखिए, मान लो अपने पास कार्बन है, मैं इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करता हूँ, दोनों ही एलिमेंट है और ये CO2 बनेगा, तो मैं इस डेल्टा एच को डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन बोलना जरूरी नहीं है। ये डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन में तभी बोलूंगा जब ये मुझे बताया जाए, क्योंकि कार्बन है एलोट्रोप्स, कार्बन ग्रेफाइट भी होता है एंड कार्बन डायमंड भी होता है, लेकिन उसका जो ग्रेफाइट फॉर्म होता है ना, दिस इज एलिमेंटल स्टेट। एलिमेंटल स्टेट ये होता है। इसका मतलब अगर मैं इसको ग्रेफाइट लिखूंगा तो ही मैं इस एनर्जी को डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 बोल सकता हूँ, 1 मोल ऑफ CO2, राइट? सर अभी आपने क्या बोला? मैंने तो ये कहा कि भाई अगर कार्बन को ग्रेफाइट ले लेते हैं, ये ग्रेफाइट कार्बन ले लेते हैं, ग्रेफाइट फॉर्म है, और O2 से रिएक्ट करवा के CO2 लिखेंगे तो दैट इज डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। ये बोला बस, बिकॉज कार्बन में ग्रेफाइट फॉर्म इज इट्स एलिमेंटल स्टेट, ये होगा, बस यही बोला मैंने। बाकी आप और भी ले सकते हो, जैसे अपन लिखेंगे भाई आपको कोई और, जैसे NaCl सोडियम और क्लोरीन गैस स्टेट है तो NaCl बनेगा, दे आर एलिमेंटल स्टेट्स, इनके कोई एलोट्रोप नहीं होते। जिसके एलोट्रोप्स होते हैं उसमें अपन को चेक करना होता है, जैसे कार्बन ग्रेफाइट भी होता है और डायमंड भी होता है, तो दोनों में से किसको लेंगे तो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन होगा, तो अपन कहेंगे ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट इज थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल देन डायमंड। ग्रेफाइट जो होता है वो डायमंड से ज्यादा स्टेबल होता है, डेंसिटी नहीं, डेंसिटी तो डायमंड की ज्यादा होती है लेकिन स्टेबिलिटी ग्रेफाइट की ज्यादा होती है।
is thermodynamically more stable than diamond. थर्मोडायनेमिकली मतलब होता है हीटिंग में। अगर आप दोनों को बर्न करो, ग्रेफाइट को बर्न करो और डायमंड को बर्न करो, आपको ज्यादा एनर्जी इसको बर्न करने के लिए देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल है। इसलिए मैंने कहा कि जिसको थर्मोडायनेमिक मतलब थर्मो मतलब हीट, डायनेमिक्स मतलब फ्लो। ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन डायमंड, तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन ज्यादा स्टेबल है? बर्न करके, जला के देख लो। जो मुश्किल से जलता है वो ज्यादा स्टेबल है, जो जल्दी जलेगा वो कम स्टेबल है। अब भाई कोई किसी को देख के थोड़ी बता सकते हैं कि ये ज्यादा स्टेबल है वो कम स्टेबल है। हमने तो एक्सपेरिमेंटली जला के देखा कौन ज्यादा स्टेबल है। तो अगर ग्रेफाइट के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है जलाने के लिए तो हो गया, ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड। तो अपन को यहाँ पर अगर किसी के एलोट्रोप्स हैं तो अपन को वो स्टेट लेना होता है जो ज्यादा स्टेबल स्टेट। अब जैसे मान लो H2SO4 फॉर्म करना है, 1 मोल H2SO4, तो अपन क्या करेंगे, इसमें 3 टाइप के एटम्स दिख रहे हैं मुझे। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट, मतलब मुझे जब बनाऊंगा ना मैं कोई कंपाउंड तो मुझे इनके एलिमेंट चूज करने होंगे। जैसे H2 हो गया, ये गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, ये एलिमेंट है। सल्फर हो गया, ये भी सॉलिड सल्फर हो जाएगा। और ऑक्सीजन है तो अपन ले लेंगे। जब आप एलिमेंट्स लेके 1 मोल कंपाउंड का कोई फॉर्मेशन करोगे तो 1 मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन फ्रॉम द एलिमेंट, आप देख लो 1 मोल कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट लेने हैं अपन को। ऑक्सीजन एलिमेंट O2 जैसे एग्जिस्ट करता है, सल्फर सॉलिड जैसे एग्जिस्ट करता है, और हाइड्रोजन H2 गैस जैसे एग्जिस्ट करता है। तो ये अपन ने एलिमेंट्स ले लिए। अब इनको कंबाइन करके 1 मोल H2SO4 बनाओगे तो जो एनर्जी लिबरेट होगी दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2SO4। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो ठीक है, अपन क्या करेंगे, अच्छा डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल का 1 मोल फॉर्म करो फ्रॉम इट्स एलिमेंट, देन दैट इज कॉल्ड दैट। लेकिन जब उनके एलिमेंट को आप कंबाइन करोगे तो अपन को कौन कौन से एनर्जी इन्वॉल्व होते हैं वो सब का सम होता है वो डेल्टा H। डायरेक्टली लिख लेते हैं अपन, लेकिन उसमें बहुत सारी एनर्जी और भी इन्वॉल्व होती है। तो अपन कहेंगे ठीक है, जो बहुत सारी एनर्जी और भी इन्वॉल्व है जरा उनको भी बता दो कि भाई सब्लिमेशन एनर्जी क्या होता है। आयनाइजेशन तो पता है अपन को, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी पता है। अब जरा सब्लिमेशन, बॉन्ड एनर्जी और लैटिस एनर्जी भी बता दो। तो अपन सब्लिमेशन की बात कर लेते हैं, भाई ये क्या होता है, सब्लिमेशन एनर्जी किसको बोलते हैं। ये तो अपन सबको पता है कि किसी भी सॉलिड को अगर डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करोगे तो प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन प्रोसेस। तो अपन लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। Of sublimation. The energy required to convert 1 mole of any molecule from its solid state to gaseous state. When heated, gaseous state when heated above its boiling point. Is called sublimation. तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं। भाई मेरे पास आइस गिवन है, ये आइस गिवन है।
और मैं इसको ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करूंगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा। तो ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, सीधा आइस से वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो मुझे H2O वेपर मिल जाएगा। Then it is called sublimation process. Sublimation process, right? अब जैसे फिनाइल बॉल्स वगैरह भी होते हैं या कोई भी सॉलिड जैसे खुशबू आ रही है, वो सब सब्लिमेशन की वजह से ही तो होता है। जैसे घर में अपन फिनाइल बॉल्स भी डाल देते हैं, सब्लिमेशन होता है। कपड़े वगैरह में डाल देते हैं ना फिनाइल बॉल्स, दैट इज सब्लिमेशन। बिकॉज ऑफ सब्लिमेशन ओनली वो अपन को उनकी खुशबू आती है, स्मेल आती है। Third we can write, so we got the sublimation process, मतलब सॉलिड को सीधा वेपर में कन्वर्ट करना है above the melting point, boiling point, क्योंकि बॉईल करेंगे तो सीधा वेपर में कन्वर्ट हुआ, बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर है तो सीधा गैस में कन्वर्ट होगा। और बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन। अब तुम कहोगे लिक्विडेशन प्लस वेपराइजेशन इज सब्लिमेशन, लेकिन मुझे यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द सॉलिड टू गैसियस स्टेट विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। तो विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट, तो अपन लिक्विड की बात ना करें तो ज्यादा अच्छा है। बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जो बॉन्ड एनर्जी होता है ना, बॉन्ड एनर्जी होता है द एवरेज एनर्जी ऑफ ऑल द बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल, एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड to break all the bonds, all the bonds, to break all the bonds in a molecule is bond energy, bond dissociation energy, the energy required to break one bond, is bond dissociation energy। एक एग्जांपल लेके चेक कर लेते हैं। इन वाटर मॉलिक्यूल, अगर अपन वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं तो अपने पास ऐसे होता है, मैं इसमें बॉन्ड ब्रेक करता हूँ तो अपन को H और OH मिलेगा। मैंने एक बॉन्ड को ब्रेक किया तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लिखेंगे 120 के आसपास, 119 होता है, 20 लिख सकते हैं, इतना ही नहीं होता किलो कैलोरीज पर मोल। फिर OH दूसरे बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो फिर H और O मिलेगा, एक और बॉन्ड ब्रेक किया 101 किलो कैलोरीज पर। तो अगर मुझे टोटल बॉन्ड ब्रेक करना है तो मुझे एवरेज लेना पड़ेगा। मतलब अगर मेरे पास H2O मॉलिक्यूल है और सारे बॉन्ड मुझे ब्रेक करना है एक साथ, तो O प्लस ट्वाइस ऑफ H आएगा, तो फिर मैं बॉन्ड एनर्जी लिखूंगा। द एवरेज एनर्जी टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। तो BDE1 प्लस BDE2 divided by that will be 110 kilocalories per hour. Yeah.
that is bond dissociation. Right? So we got the difference. मतलब किसी भी जैसे CH4 है, मीथेन मॉलिक्यूल, अभी एक बॉन्ड को ब्रेक करना है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, 4 बॉन्ड है इसमें, सभी का बॉन्ड एनर्जी अलग अलग होता है, देखा पहले एक ब्रेक किया, फिर दूसरा किया, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। एक को ब्रेक करोगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ेगा, सभी को एक साथ ब्रेक करके जो एवरेज निकालोगे चारों बॉन्ड का, वो बॉन्ड एनर्जी, उसी को एवरेज एनर्जी को बोलते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एक जैसा नहीं हो सकता है किसी मॉलिक्यूल में, ये लो। अब इसको चाहे बॉन्ड डिसोसिएशन बोल दो H2 में, या बॉन्ड एनर्जी बोल दो, एक ही बात है हमारे लिए, बॉन्ड ही एक है इसमें, चाहे आप डिसोसिएशन बोल दो या बॉन्ड एनर्जी बोल दो, मेरे लिए तो एक ही बात। तो लाइक दैट वी यूज्ड टू से दैट जब अपन सिर्फ एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोल देंगे, और एक से ज्यादा बॉन्ड ब्रेक करना है तो एवरेज एनर्जी ले लेंगे, और अगर किसी मॉलिक्यूल में एक ही बॉन्ड है तो हाँ, तो फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी एक जैसा हो जाएगा। अब इसके अलावा और क्या था उसमें, लैटिस एनर्जी, राइट, लैटिस एनर्जी चेक करना। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, लैटिस एनर्जी चेक कर, एनर्जी, अगर अपन डेफिनेशन लिखेंगे तो अपन कहेंगे द एनर्जी लिबरेटेड when the gaseous ions combine to form 1 mole of any molecule. It's called lactic energy. तो अपन ने यही तो किया था, देखो अपन ने यहाँ पर 1 मोल मॉलिक्यूल बनाना, तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्म होगा जब गैसेस आयंस कंबाइन होंगे टू फॉर्म 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, देन इट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, you know that what is potential energy, and that is lactic energy. अब अपन एक एग्जांपल ले सकते हैं, calculate the delta H of formation of Al2O3 if delta H of sublimation, enthalpy of sublimation, delta H मतलब enthalpy of sublimation of Al x kilojoule per mole, ये गिवन है मुझे। Enthalpy of ionization of Al3 plus is equal to y kilojoule per mole. Enthalpy of enthalpy of, that is electron gain enthalpy बोलते हैं, bond energy of oxygen, Z kilojoules per mole.
इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, गेन एंथैल्पी ऑफ O2, इसको P किलो जूल लेते हैं और लेटेस्ट एनर्जी भी लेते हैं ऑफ Al2O3 Q किलो जूल्स पर। तो पहले तो अपन सर ये दोनों सब साइड के साथ है या एब्सोल्यूट वैल्यू? हाँ वो वैल्यूज अपन को गिवन होंगे ना, पहले अपन मान तो अपन कहेंगे पहले तो, अब ये डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन अपन को पता है कि एलिमेंटल फॉर्म से आप एक मोल मॉलिक्यूल बनाओ तो जो एनर्जी एक्सचेंज होगा उसको अपन कहते हैं डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन। ये अपन को पता है कैसे बनाया होगा आपने। ये तो एलिमेंट एल्यूमिनियम है तो आपको 2 Al चाहिए, तो ट्वाइस ऑफ Al आपने गैसियस स्टेट में किया होगा कन्वर्ट। उसके बाद आपने ट्वाइस ऑफ Al 3 पॉजिटिव बनाया होगा, इससे आपने 3/2 3 ऑक्सीजन एंड गैसियस स्टेट बनाया होगा आपने बॉन्ड ब्रेक करके। फिर आपने 3 O-2 बनाए होंगे आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेके, और फिर इन दोनों को कंबाइन करके आपने लेटेस्ट एनर्जी बनाया। तो इधर तो मेरे पास डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन हो गया, ये डेल्टा एच ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा, ये बॉन्ड एनर्जी हो जाएगा। सो डेल्टा एच ऑफ बॉन्ड एनर्जी देख लेंगे अपन, है ना। सो डेल्टा एच ऑफ बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी एक ही बात है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगा, ये इसमें पड़ा हुआ है, और ये लेटेस्ट एनर्जी हो जाएगा। अपन सबको पता है डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन, डेल्टा एच ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, डेल्टा एच ऑफ बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी, डेल्टा एच ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस डेल्टा एच ऑफ लेटेस्ट एनर्जी। ये सभी सब्स्टिट्यूट करो और इक्वेशन लिख लो। हम सबको पता है कि सब्लिमेशन हमेशा एंडोथर्मिक होता है। क्या गिवन है? x कितने मोल्स हैं? 1 मोल के लिए ये पर मोल गिवन है। 1 मोल के लिए डेल्टा एच कितना होता है? x किलो जूल। तो 2 मोल के लिए कितना होगा? मुझे 2 मोल्स चाहिए, 2x। आयनाइजेशन एनर्जी 1 मोल के लिए आपने y दे रखा है, 2 मोल्स के लिए 2y। ये 1 मोल के लिए पर मोल लिखा है y के मोल्स। बॉन्ड एनर्जी, एक O2 मॉलिक्यूल, इसको ब्रेक करने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए कितना? Z किलो जूल पर मोल। मुझे 3/2 मोल्स चाहिए क्योंकि मैंने 3/2 मोल्स ऑफ O2 ब्रेक करना है। ये हो गया भाई। ऑक्सीजन को अगर ऑक्सीडाइन में कन्वर्ट करोगे तो डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव। सो कितना? 3 मोल्स। But combining of this is exothermic phenomenon. क्योंकि सारे के सारे एंडोथर्मिक थे, बस सर वो 3p है ना? जोर से बोला मैंने, कब पता नहीं क्या कर दिया मैंने। ये आ गया अपने पास। ये न्यूमेरिकल डाटा अपन को गिवन हो सकता है, लेकिन कभी कभी हो सकता है अपन को ये खुद पहचानना पड़े कि ये एंडोथर्मिक होगा, ये भी एंडोथर्मिक होगा, ये एंडोथर्मिक होगा। ये आपको पहचानना पड़ेगा। बट ये पहचानना कैसे पड़ेगा? क्योंकि O-2 है ना, सेकेंड एडिशन हमेशा एंडोथर्मिक होता है, और बहुत ज्यादा एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन हमेशा एंडोथर्मिक होता है, और बहुत ज्यादा एंडोथर्मिक होता है। ये पता है। एक ही इलेक्ट्रॉन अगर एडिशन है तो नेगेटिव होता है, डेल्टा एच।
एक्सेप्ट फॉर नाइट्रोजन नोबल गैसेस एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, वो बताया था। सर बोलिए। मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो हमें साइंस देखना है, बाकी सब बाकी सब आपको पता है, बाकी सब आपको पता है। नेक्स्ट टाइम अपन शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ये आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन है और इसमें ये एनर्जी इन्वॉल्व है। तो नेक्स्ट टाइम अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है। Yes, sir.